हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। कल हमने बहुभ्रूणता एवं असंजनन जो इसके लास्ट टॉपिक थे वो पूरे कर लिए। आज हम इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्न हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उन अभ्यास प्रश्नों में से ही आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साथ में यहाँ जो एनसीईआरटी में जो अभ्यास प्रश्न होते हैं वो उसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसे कुछ प्रश्न ज्ञानात्मक होते हैं, कुछ अबोधात्मक जिनको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न, कुछ इसमें स्किल डेवलप वाले होते हैं, कौशलात्मक होते हैं। तो जो हमारा बोर्ड का पेपर आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर जिस चीज़ के लिए रखे गए हैं वो है अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न, अबोधात्मक प्रश्न, जिसमें आप चीज़ों के बारे में एक दूसरे से अंतर कर सकें, एक दूसरी जो प्रॉब्लम्स है, समस्या कोई दी गई है तो उसका आप सॉल्यूशन ढूंढ सकें, उसके बारे में बता सकें। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैप्टर 2, और इसका नाम आपको याद हो गया होगा अब तो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन। देखिए, इसमें हमने ये जो पुष्पीय पादप होते हैं जिनको हम आवृतबीजी पादप कहते हैं, इन पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार से होती है, यानी कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और उन संरचनाओं में किस प्रकार की क्रिया विधियां होती हैं, इस बारे में हमने पढ़ा है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, एक आवृतबीजी पादप के अंदर जो जनन भाग है वो कौन सा होता है। यानी प्रश्न है इस तरह से है कि एक आवृतबीजी पुष्प में उन भागों के अंगों के नाम बताइए। एक आवृत बीजी पादप में, एक आवृतबीजी पादप में या एक आवृतबीजी पादप, एक आवृतबीजी पादप के पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए। एक आवृतबीजी पादप के पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। जहां नर व मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ये प्रश्न है, एक आवृतबीजी पादप के पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब देखिए, इसमें आंसर होगा कि यहां पुष्प के उन अंगों का नाम बताना है जिसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो देखिए, पुष्प के पुंकेसर पुंकेसर भाग में
नर युग्मकोद्भिद का, नर युग्मकोद्भिद का तथा अंडक या स्त्री केसर में मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है वो तो किसमें होता है, पुंकेसर में, और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है स्त्री केसर में। अब मान लीजिए इसमें और ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो देखिए पुंकेसर जो है, पुंकेसर के अंदर होती है परागकोश, और परागकोश के अंदर होती है परागपाली, और परागपाली में होती है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। और उस लघु बीजाणुधानी में जो परागकण बनते हैं ये परागकण होते हैं नर युग्मकोद्भिद। इसी तरह से देखिए स्त्री केसर, यानी स्त्री केसर, इसमें देखिए 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इसमें होता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड नाम की संरचना बनती है, बीजांड, और इस बीजांड को ही कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। और इस गुरु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं गुरु बीजाणु, और उन गुरु बीजाणुओं से बनता है मादा युग्मकोद्भिद। तो इस तरह से यहां देखिए आपको एक छोटे प्रश्न के रूप में पूछा, उसका उन अंग का नाम पूछा है, तो अंग में आप पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में बताएंगे। तो यह पहला प्रश्न हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इसका पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब दूसरा प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यह है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर करना है। लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर कीजिए। अंतर कीजिए, ये प्रश्न है। अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह देखिए किताब की लैंग्वेज ये है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर को स्पष्ट कीजिए, और इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का विभाजन होता है, किस प्रकार का विभाजन होता है। साथ में देखिए इस क्रिया के दौरान यानी जब ये क्रिया होती है के दौरान कौन से प्रकार का विभाजन होता है। विभाजन होता है यानी किस प्रकार का विभाजन होता है, और इन घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचना। इन क्रियाओं के पश्चात बनने वाली
संरचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर किया है। इस प्रश्न में हम यह भी कह सकते थे कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर बताइए। प्रश्न तो यही होना चाहिए, लेकिन यहां इस तरह का दिया है। अब देखिए लघु बीजाणुधानी अर्थात लघु बीजाणुधानी तो हम उसको कहते हैं, अंतर करें देखिए लघु बीजाणुधानी और इसमें गुरु बीजाणुधानी। आंसर लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन होता है, इसमें लघु बीजाणु जनन होता है। इसमें गुरु बीजाणु जनन होता है। इसमें अनेक लघु बीजाणु जनन मार्त कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु बनते हैं। और इसमें एक गुरु बीजाणु जनन मार्त कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। साथ में आप देखेंगे और भी उदाहरण इसके अंतर हैं कि ये जो लघु बीजाणुधानी होती है ये एक प्रकार से पराग कोश के अंदर स्थित संरचना होती है। इसके अंदर अनेक जो लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन से अनेक लघु बीजाणु बनते हैं जो कि पराग कणों का निर्माण करते हैं और प्रत्येक परागकण जो है सक्रिय होता है। यहां जो गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें एक ही गुरु बीजाणु जनन मार्त कोशिका विकसित अवस्था में रहती है और उससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और उन 4 में से 3 गुरु बीजाणु जो है अक्सर पादपों में नष्ट हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय रहता है और उस एक गुरु बीजाणु से एक मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो इस तरह से यहां लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर है। ये अंडाशय के अंदर स्थित होती है, बीजांड के रूप में होती है। ये लघु बीजाणुधानी जो है वो पराग पाली के रूप में होती है जिसमें पराग कण बनते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। इसके बाद देखें हम कि इसका अगला जो आधा प्रश्न है कि इस किस प्रकार का विभाजन होता है। तो देखिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी के कारण ये जो गुणसूत्र हैं ये एक प्रकार से द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में आ जाते हैं। तीसरा इसमें है कि इससे पश्चात बनने वाली संरचनाओं का
नाम बताइए। तो देखिए लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु धानी, इसमें होती है लघु बीजाणु जनन की क्रिया। लघु बीजाणु जनन, और इस लघु बीजाणु जनन से बनते हैं लघु बीजाणु, और ये जो लघु बीजाणु है ये ही बनाते हैं परागकण। परागकण जो कि नर युग्मकोद्भिद होता है, जबकि गुरु बीजाणु धानी जो होती है, गुरु बीजाणु धानी, इसमें होती है गुरु बीजाणु जनन की क्रिया, और इस गुरु बीजाणु जनन से बनते हैं गुरु बीजाणु, और ये गुरु बीजाणु जो है ये बनाता है मादा युग्मकोद्भिद। और ये है नर युग्मकोद्भिद। तो आपसे अगर पूछा गया कि पश्चात बनने वाली संरचनाओं के नाम लिखिए, तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो यहां लघु बीजाणु मतलब परागकण, और गुरु बीजाणु का मतलब ऐसे एक प्रकार से क्या हो जाता है, गुरु बीजाणु जो कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, जिसे हम एक प्रकार से भ्रूण कोश कह सकते हैं। भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब आता है निम्नलिखित शब्दावलियों का सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करना है। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां कुछ शब्दावली दी गई है, उनको हमको विकास के क्रम में क्या करना है कि किसका किससे विकसित विकास होता है वो उसको व्यवस्थित करना है। अब उन संरचनाओं के नाम है, देखिए परागकण, परागकण। दूसरी संरचना का है बीजाणु जन ऊतक, बीजाणु जन ऊतक। तीसरा है लघु बीजाणु चतुष्टक, लघु बीजाणु चतुष्टक। इसके बाद अगली संरचना है परागमार्त कोशिका, परागमार्त कोशिका यानी पोलन मदर सेल, और नर युग्मक, नर युग्मक। ठीक है। अब देखिए यहां ये जो शब्द हैं इनको हमको क्या करना है, एक विकासीय क्रम में सही रूप से इसको लिखना है। ये प्रश्न है, यानी इन्हें सही विकासीय क्रम में लिखिए, यानी किसका किससे विकास होता है, इस तरह से आपको लिखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहली जो संरचना है कि यहां बीजाणु जन ऊतक होता है, बीजाणु जन ऊतक, ये 2n होता है। इस बीजाणु जन ऊतक से जिस संरचना का निर्माण होता है वो है लघु बीजाणु यानी परागमार्त कोशिका का निर्माण होता है, परागमार्त कोशिका। ये संरचना बनती है जो कि 2n होती है। इसके बाद इन संरचनाओं में ये जो परागमार्त कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनते हैं, और ये परागकण 4-4 के समूह में रहते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, लघु बीजाणु
लघु बीजाणु चतुष्टक का निर्माण होता है। ये लघु बीजाणु चतुष्टक जो है वो अगुणित होते हैं, 4 होते हैं। अब इनसे पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण। और पराग कण से क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। देखिए यहां 1 2 3 4 5 संरचना है, 1 2 3 4 5। आपको एक विकासी क्रम ज्ञात होना चाहिए कि सबसे पहले बीजाणु जन होता है, उससे क्या बनते हैं? पराग मार्ग कोशिका बनती है, उससे लघु बीजाणु चतुष्टक बनते हैं, फिर उसके बाद ये चतुष्टक अलग, चारों परागकण अलग हो जाते हैं परागकण, और उनसे बनते हैं, प्रत्येक परागकण के अंदर बनते हैं 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। यह प्रश्न था तीसरा। अब चौथा प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण लिखते हुए एक स्पष्ट चित्र बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिपक्व बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखिए इसमें हमको एक नामांकित चित्र बनाना है, किसका? बीजांड का, जिसको हम पहले कई बार बना चुके हैं। एक बार फिर आप देखेंगे किस तरह का चित्र होता है। देखिए इसमें एक तो बीजांड का ये संरचना होती है, इसमें ये अध्यावरण होते हैं, ये इस तरह की संरचना है, और यहां इसमें ये एक भ्रूण कोश होता है। इस तरह की संरचना होती है। ये क्या है? बाह्य अध्यावरण, और ये है अंतः अध्यावरण, ये है बीजांड द्वार, ये है बीजांड व्रंत, ये निभाग, ये भ्रूणकोश, ये नाभिका, और ये तीनों जो है प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये ध्रुवीय कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिका, ये अंड कोशिका, और ये दोनों सहायक कोशिका, और ये दोनों अंड समुच्चय। इस प्रकार की संरचना होती है एक परिपक्व बीजांड की संरचना। ये इस तरह का, इसमें हम नाम लिख देने हैं कि भाई कौन कौन से भाग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब आता है मादा युग्मकोद्भिद एक बीजाणुविक विकास की प्रक्रिया क्या है। यानी एक, जैसे हमने शुरू में कहा था, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इसको आपने समझ लिया, बना लिया कि अब किस तरह का ये होता है।
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास को समझाइए। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास की प्रक्रिया को समझाइए। अब देखिए, एक बीजाणुज का मतलब है पॉलीगोनियम, यानी देखिए हमने शुरू में कहा था कि 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, उनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक ही गुरु बीजाणु जो है वो सक्रिय अवस्था में रहता है, और उस एक गुरु बीजाणु से ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब यह प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि जैसे ये गुरु बीजाणु है, ये एक गुरु बीजाणु है, इसका केंद्रक अगुणित अवस्था में है। इसमें क्या होता है कि एक बार विभाजन होता है समसूत्री केंद्रक के अंदर, तो 2 केंद्रक बन जाते हैं, दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर एक बार विभाजन हुआ तो प्रत्येक पर 2-2 केंद्रक बन गए। फिर एक बार विभाजन हुआ तो प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 हो गए, 4-4 केंद्रक बन गए। ठीक है, अब ये जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 बार समसूत्री विभाजन हुआ है। अब इसके पश्चात देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये निभाग, छोर, या छोर का मतलब होता है एक तरह से एरिया, और ये है बीजांड बीजांड द्वारी क्षेत्र या छोर। अब इसमें क्या होगा, ये जो 4 केंद्रक है, इनमें से 3 केंद्रक यहीं रह जाते हैं और 1 केंद्रक बीच में आ जाता है। इसी तरह से ये बीजांड द्वारी जो क्षेत्र है या छोर है, इसमें क्या होता है कि 3 केंद्रक यहीं रह जाते हैं और 1 केंद्रक यहां आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कुछ समय के बाद भित्ति का निर्माण हो जाता है और ये कोशिका भित्ति बन गई है। तो ये 3 कोशिकाएं बन गई हैं। इसी तरह से देखिए यहां ये 3 कोशिकाएं बनी हैं, ये तीनों कोशिकाएं कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। इनको एंटीपोडल सेल कह सकते हैं। और यहां ये जो है, ये 2 कोशिकाएं इस तरह से बन जाती हैं, इनको कहते हैं सहायक कोशिका, सिनर्जेड सेल, सहायक कोशिका। और यहां ये जो बीच में कोशिका है, ये बन जाती है अंड कोशिका, अंड कोशिका। और ये जो बीच की कोशिका है, ये जिसमें 2 केंद्रक हैं, ये बन जाती है ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय कोशिका। ठीक है, अब ये जो संरचना बनी है, इसको हम कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं।
तो इस तरह से ये मादा युग्मकोद्भिद का के एक बीजाणु यानी एक ही बीजाणु से विकास की जो प्रक्रिया वो इस प्रकार से होती है, जिसमें क्या हो रहा है, 3 बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो रही है और एक केंद्रक वाला जो गुरु बीजाणु है, जिसे हम कह सकते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु जो है, क्योंकि 3 तो नष्ट हो जाते हैं, क्रियाशील तो एक ही रहता है, और उससे मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे हैं, 5 तक पढ़ लिए हैं। इसके आगे के जो है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से ये सारे प्रश्नों को करेंगे तो पूरा चैप्टर एक प्रकार से रिवाइज हो जाएगा, और इस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।